नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस सीरीज में हम चर्चा करेंगे अगले सेट की और देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये सीरीज यूपीएससी 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आने वाले एग्जाम को लिख रहे हैं या फिर आप पीसीएस एग्जाम्स को दे रहे हैं तो सीरीज काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें जो क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के ट्रेंड पे डिपेंड करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे करंट अफेयर्स भी कवर किया जा रहा है, स्टैटिक भी मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, साइंस टेक एनवायरनमेंट, हिंदू इंडियन एक्सप्रेस योजना, ऐसे सोर्सेज कवर किए जा रहे हैं और जितनी करंट रिलेटेड न्यूज़ है वो भी यहाँ पे कवर की जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो सीरीज है लगभग आपको इसमें 100 सेट मिलेंगे, कुछ एक 1000 टू 1100 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो आशा करता हूँ सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। सीरीज में अगर कुछ इनपुट्स हैं तो वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव पे, यहाँ से पीडीएफ मिल जाएंगे। यहाँ से आप मेरे सारी वीडियोस के लिंक को भी एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में आपको यहाँ बताना है। अब कहा जाता है प्रेसिडेंट इज डी ज्योरे मतलब बाय लॉ एग्जीक्यूटिव, वाइल प्राइम मिनिस्टर इज डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। आपको पता ही है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एक एग्जीक्यूटिव के हेड हैं या हेड ऑफ द स्टेट है वो है प्रेसिडेंट, और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो है प्राइम मिनिस्टर। अब इससे आपका दूसरा स्टेटमेंट भी क्लियर हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एडवाइस सो टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट। आपको बताना इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। देखो आपको भी पता होगा डी ज्योरे, अगर हम हेड की बात करें तो क्योंकि इंडिया रिपब्लिक है तो रिपब्लिक की वजह से डी ज्योरे हेड कौन है, ये है हमारे प्रेसिडेंट। डी फैक्टो मतलब बाय फैक्ट हेड कौन है, सरकार के हेड कौन है, वो है प्राइम मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 75 में कोई भी एडवाइस अगर टेंडर करते हैं प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होती है। एक बार उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है लेकिन अदरवाइज वो बाइंडिंग ही रहेगी। तो बहुत सिंपल है, ऑल 3 आर करेक्ट। क्लियर हो गया होगा। लक्ष्मीकांत का ये पार्लियामेंट्री सिस्टम चैप्टर 12 से क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 74 75 पूरा काउंसिल का जो यहाँ पे आर्टिकल्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। चलते हैं द फॉलोइंग इज द बेडरॉक प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। क्या इसमें से पार्लियामेंट्री सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, डबल मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटिकल होमोजीनिटी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि पार्लियामेंट के केस में एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जनता के प्रति। ठीक है, पार्लियामेंट जो है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है जनता के प्रति, इसीलिए या फिर पार्लियामेंट के प्रति। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रिंसिपल होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जब कंफ्यूज थे प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो उनको यही लगा क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत डाइवर्स प्रैक्टिसेस है, बहुत डाइवर्स रिलीजन्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, लोग डाइवर्स हैं। तो इसलिए हम एक ऐसा सिस्टम लेके आते हैं जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो ना, आंसरेबल हो। इसके लिए हमने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले मैकेनिज्म यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को फाइनलाइज किया, चूज किया। अब चलते हैं क्वेश्चन 83 की तरफ। जो द फॉलोइंग आर मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कौन से इसमें से मेरिट्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के। हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ पावर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो 1 करेक्ट है, बिल्कुल बात सही है। दूसरा एकदम सही है। देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है ना वो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो नहीं कराता, वो चेक्स एंड बैलेंस को फॉलो कराता है, जैसे भारत में है। अगर आप यूएसए की बात करें, आप एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो वहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस जो है वो कंप्लीटली फॉलो कराया जाता है। तो 3 यहाँ पे रॉन्ग है, इससे आपका 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मेरिट्स क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम के, क्या क्या फायदे हैं। हार्मनी है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के बीच में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। डिस्पोटिज्म मतलब सरकार को अथॉरिटेरियन होने से रोकती है, और वाइड रिप्रेजेंटेशन है। साथ ही साथ डीमेरिट्स की बात करें, अनस्टेबल रहती है गवर्नमेंट। देखो आप देखते हैं कि सरकारें जो है कम्पीट करती रहती हैं वोट्स के लिए, कॉन्टिन्यूटी नहीं होती पॉलिसी की, एक गवर्नमेंट आती है दूसरी उसको चेंज कर देती है। सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है, चेक्स एंड बैलेंस पे डिपेंड करती है। गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स भी कहा जाता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पॉलिटिक्स की समझ नहीं होती है, चुन के आ जाते हैं और सरकार चलाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन 84 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया। In India, the Prime Minister may be a member of any of the 2 houses of Parliament. India has legal responsibility of minister। और साथ ही साथ इंडिया ने शेडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से बोरो किया। आपको बताना कौन सा इसमें से करेक्ट है।
देखो पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है इंडिया में, ये बात बिल्कुल सही है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। अगर आपको आईसी गोलकनाथ केस याद हो तो वहां पे कैटेगरिकली ये हेल्ड किया गया था। इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर में बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस, जैसे हमने देखा डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ये राज्यसभा के मेंबर रहे, ये भी बात सही है। इंडिया में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्टर की। लेटर से कोई भी अगर क्राइसिस जाती है, लेटर से हेल्थ क्राइसिस आई है तो हेल्थ मिनिस्टर को लीगली रिजाइन करना पड़ेगा, उन पर लीगल इंक्वायरी हो जाएगी, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में जरूर है। साथ ही साथ इंडिया ने शेडो कैबिनेट को ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से लिया। देखिए हमने शेडो कैबिनेट को ऑफिशियली कभी एक्वायर नहीं किया, ब्रिटिश कैबिनेट में ये चलता है, ब्रिटिश सिस्टम में चलता है। शेडो कैबिनेट का मतलब होता है कि ऑपोजिशन सिमिलरली एक कैबिनेट बना लेती है और वो सरकार को काउंटर करता है, मतलब सरकार की पॉलिसीज पे क्वेश्चन करता रहता है। तो एक कैबिनेट बना ली जाती है, वो शेडो कैबिनेट होती है, वो परछाई की तरह काम करती है। जैसे प्राइम मिनिस्टर की एक परछाई रहेंगे ऑपोजिशन में, वो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज को क्वेश्चन करेंगे, या फिर अदर मिनिस्टर्स की पॉलिसीज को अलग अलग लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। तो देखो इंडिया ने इसको बोरो नहीं किया, पहली बार ये शेडो कैबिनेट का जो कॉन्सेप्ट हमने इंदिरा गांधी के साथ देखा था, बट ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं है। तो B1 और 2 यहाँ पे करेक्ट है। बाकी यहाँ पे आप बहुत डिटेल में सब चीजें पढ़ सकते हैं। विद रिगार्ड टू फेडरेशन इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। इंडियन फेडरेशन मॉडल जो है वो अमेरिकन मॉडल पे बेस्ड है, बिल्कुल नहीं है। आपने देखा, हमने पहले भी डिस्कस किया कि इंडिया का जो फेडरेशन है वो होल्डिंग टुगेदर है, अमेरिका का एक सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट से आए थे, कमिंग टुगेदर था। तो ये ए ही यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। टर्म फेडरेशन इज नोवेयर यूज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बात सही है। इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनको अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि यूएसए की स्टेट्स कभी भी अलग हो सकती हैं, और यहाँ पे नन ऑफ द अबव तो बनता ही नहीं है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इंडियन फेडरेशन सिस्टम जो है वो कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड है। हमने इंडिया को क्या कहा था, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स हैं। यूएस में दे आर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। चलते 86 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से कौन सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फेडरल फीचर्स हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, या सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। देखो बहुत सिंपल है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरेशन से कोई लेना देना सच नहीं है। आप देखेंगे रिटन है, सुप्रीमेसी है, सिंगल सिटीजनशिप होता तो ठीक होता, रिजिड है। ठीक है, तो कौन कौन सी यहाँ पे फेडरल रहेंगी, फेडरल में हम बताएंगे 1, 2 एंड 3। सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, चाहे वो डुअल पॉलिटी हो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो, सुप्रीमेसी हो, देन इंडिपेंडेंस है, डिवीजन ऑफ पावर्स है, बाइकैमरलिज्म, ये सारी जो है वो फेडरल कंपोनेंट्स डिपिक्ट करते हैं। 87 में चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन एनी मैटर्स एन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में कौन कौन से केसेस में लॉ बना सकते हैं। आर्टिकल 249 याद होगा, राज्यसभा जब रेजोल्यूशन पास कर दे, जब कोई स्टेट रिक्वेस्ट कर ले, बात सही है, या कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना हो, ऐसे केसेस में यहाँ पे सेंटर की पार्लियामेंट की ड्यूटी हो जाती है कि वो स्टेट लिस्ट में लॉ बनाए। यूजुअली स्टेट लिस्ट में वो लॉ नहीं बना सकती। तो ऑल आर करेक्ट। ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे इसकी नेशनल इमरजेंसी हो, प्रेसिडेंट रूल हो, तो यहाँ पे भी अगर आर्टिकल 352 एप्लीकेशन में, 356 एप्लीकेशन में है, तब भी स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है। चलते 88 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज कैन मेक रेगुलेशन फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ दादर एंड नगर हवेली। किसके पास पावर्स हैं कि वो पीस प्रोसेस की बात यहाँ पे कर सकते हैं। पार्लियामेंट एकदम, सॉरी प्रेसिडेंट जो है एकदम करेक्ट आंसर है कि प्रेसिडेंट जो है, क्योंकि देखो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी के चलते प्रेसिडेंट को ये पावर्स दी गई थी कि प्रेसिडेंट जो है पीस प्रोसेस का ध्यान रखे इन एरियाज में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह रहेंगे, और साथ में एक वहाँ पे डिप्यूटेड पर्सन रहेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, जिन्हें हम गवर्नर भी कई बार कह देते हैं, या कई जगह आप दिल्ली में उनको लेफ्टिनेंट बोल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप एक एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे रखते हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन 89 की तरफ। द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ओरिजिनेटेड इन इंडिया अंडर द प्रोविजंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का ऑफिस इसमें से किससे आया था। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे हैं, सॉरी आंसर ही देखिए, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है वैसे। तो बहुत सिंपल, अगर हम इसको डिस्कस कर लें एग्जैक्टली हुआ क्या था। 1921 में इस ऑफिस को हम लेके आए थे, क्योंकि इसका मेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में मिलता है। क्लियर है। With regard to concurrent list under 7 schedule, consider the following statements. Parliament and state legislature can make laws with respect to any matters enumerated in concurrent list. Concurrent list मतलब
कॉन्करेंट लिस्ट थर्ड लिस्ट हो गई जिसपे सेंटर और स्टेट दोनों की पावर्स हैं, तो पार्लियामेंट और स्टेट दोनों बना सकते हैं। इस लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडिया वॉज एक्वायर्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन फेडरल फीचर। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, बहुत सिंपल है, यहाँ पे तीनों ही करेक्ट हैं। कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, सेंट्रल स्टेट दोनों इसमें लॉज बना सकते हैं। और अभी 52 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें क्रिमिनल लॉज हैं, डिवोर्स है, एजुकेशन है। इस समय आप देखेंगे एजुकेशन भी कॉन्करेंट लिस्ट में है, लेबर वेलफेयर, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर, बुक प्रिंटिंग एक्सेट्रा, ऐसी चीज़ें जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों को लॉ मेकिंग की जरूरत पड़ती है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। जैसे कि आपको पता है शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट हैं। यूनियन लिस्ट जिसपे सिर्फ पार्लियामेंट लॉज बना सकती है, स्टेट लिस्ट जिसपे सिर्फ स्टेट बना सकते हैं लेकिन कुछ एक सर्कमस्टेंसेस में पार्लियामेंट बना सकते हैं, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा। और एक है कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे दोनों लॉज बना सकते हैं। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा टॉपिक। मिलेंगे अगले सेशन में, डिस्कस करेंगे फर्दर, इसको ले जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।